आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज अगली वीडियो हिंदी की आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो देखिएगा, हमने अच्छी तरह से सबसे पहला टॉपिक वर्णमाला कवर किया था। हमारी 6-7 क्लासेस रही थी जिनमें कि हमने वर्णमाला को पढ़ा था। अभी तक हमने वर्णमाला के प्रश्नोत्तर पर चर्चा नहीं करी है, क्योंकि प्रश्नोत्तर पर एक साथ ही मैं लगातार चर्चा करने वाला हूँ। हो सकता है इसके बाद में मैं आपको प्रश्नोत्तर पर चर्चा की वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, बात करता हूं आपसे कि जो आज हमारा टॉपिक शुरू होगा संधि का। इस संधि के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि 2 से 3 प्रश्न आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। साथ साथ में मैं आपको इतने एग्जाम्पल कराने वाला हूं इस टॉपिक में, इतने एग्जाम्पल कराऊंगा बिल्कुल लो लेवल से लेकर के जो पीसीएस तक के एग्जाम्पल आए हुए हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। ठीक है, एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए चलेंगे, जैसे कि हम हिंदी की पहली वीडियो में चले थे। वर्णमाला का पूरा टॉपिक हमने कवर किया था, इसी प्रकार से हम आज का संधि का टॉपिक भी शुरू करेंगे। देखिएगा, वर्णमाला के बाद हमने शब्द या वाक्य के बजाय वर्णमाला के बाद हमने सीधा संधि को क्यों रखा? क्योंकि देखिएगा, हमने सबसे पहले वर्ण सीखे हैं। वर्णों को सीखने के बाद जो हम सीखते हैं वो है वर्णों पर आधारित जो हमारी संधि का टॉपिक होने वाला है। ये संधि का जो टॉपिक है ये भी वर्णों पर ही आधारित रहेगा। संधि का जो टॉपिक है ये भी वर्णों पर ही आधारित रहेगा। दूसरी बात और समझिएगा, वर्णों पर ही छंद भी होने वाले हैं। तो संधि के बाद में आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आऊंगा वो छंद का रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे हम सारी वीडियोस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज हम संधि के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा, संधि। अब आपको जैसा कि पता है कि संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हल्की सी चर्चा करूंगा, फिर मैं इसको डिवाइड करके कई भागों में बांट करके आपको पढ़ाऊंगा, कई आधार से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि संधि का मतलब होता है मेल। लेकिन किस चीज का मेल? कि जब दो वर्णों का मेल होता है, जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल, या इसको हम आसान और भी तरीके से कहते हैं, अच्छी तरह से बताऊंगा। सबसे पहले तो हम इसे कह सकते हैं दो वर्णों का मेल, या और इसको गहराई से समझेंगे तब इसको कहेंगे दो वर्णों का नहीं बल्कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। केवल दो वर्णों का मेल नहीं, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा कह देते हैं कि दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। नहीं, हम कहते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। तब भी ये पूरी परिभाषा नहीं होगी, बल्कि हमें कहना चाहिए कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल या दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन, बदलाव। तो जब दो निकटवर्ती वर्ण मिलते हैं, मिलने के बाद उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आसान सी बात, बहुत ही आसान सी बात। उसके बाद मेरी बात एक और समझिएगा, ये तो आसान सी बात करी है मैंने परिभाषा पे। उसके बाद में हम एक बात और भी पढ़ेंगे कि इसके बाद में एक चीज और भी आती है कि ये कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि संधि दो वर्णों का मेल है या दो शब्दों का। क्योंकि हम देखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल लिखेंगे, मान लीजिएगा मैं आपसे कहता हूं कि देव धन या प्लस आल्य, देव प्लस आल्य, तो यहां से सिंपल सी बात है कि देवालय बनेगा, ये देवालय बनेगा। लेकिन जो समझने की बात है, हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो होते हैं, हमारी नजर में क्या होता है कि ये भी शब्द है और जो पीछे आले लिखा है ये भी क्या है? शब्द है। तो हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहां होते हैं कि हम दो वर्णों का मेल नहीं कहते हैं संधि को, बल्कि समझते ये है कि दो शब्दों का मेल संधि कहलाता है। क्योंकि हमें तो इस प्लस के निशान से आगे भी शब्द दिखाई देता है और इसके पीछे जो है वो भी शब्द दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर हम संस्कृत भाषा की तरफ चलेंगे तो संस्कृत भाषा में मैं इसकी परिभाषा देता हूं, वहां पर लिखा होता है, या संधि की परिभाषा के तौर पर कहते हैं कि वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णानाम मेलनम संधि मतलब ये हुआ कि वर्णों का मेल क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। तो सबसे पहली बात जो आपको समझानी थी वो ये थी कि संधि कभी भी दो शब्दों का मेल नहीं होती है, बल्कि संधि किसका मेल होती है? दो वर्णों का मेल होती है। तो पहली बात समझ में आई कि दो वर्णों का मेल क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। अब मैं आपको देवालय समझाता हूं। देखिएगा,
अब मैं आपको देवालय समझाता हूं। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने लिखा है देवालय, देव प्लस आल्य। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी अभी कि कभी भी दो शब्दों का मेल नहीं होगा बल्कि दो वर्णों का मेल होगा। वर्णों की बात करूं तो देखिएगा ये प्लस का निशान है। संधि में सिर्फ आपने एक चीज देखनी है, सिंपल सा आपका जो ध्यान है वो एक जगह होना चाहिए। ये बीच में प्लस का निशान है, ये इससे एक वर्ण आगे और एक वर्ण पीछे, मतलब कि इससे एक वर्ण आगे ये और एक वर्ण पीछे ये, सिर्फ और सिर्फ इन दो वर्णों में परिवर्तन होगा। इसके अलावा संधि में यहां भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहां होता है तो या तो वो संयोग कहा जाएगा या फिर उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अपवाद के तौर पर कहेंगे। तो समझ में आई ना, संधि में सदैव इन दो वर्णों में ही परिवर्तन होता है। इसके अलावा आगे या पीछे कहीं भी परिवर्तन हुआ तो उसे हम संयोग कहेंगे या अपवाद के थ्रू उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा। मान लीजिएगा मैंने आपसे वर्णमाला पहले बताई थी, इस व को हम अगर स्वर और व्यंजन अलग करके लिखना चाहें तो इस व को हम ऐसा लिख सकते हैं कि व में से कौन सा स्वर अलग होगा, अ। आसान। इस व को हमने दो टुकड़ों में बांट करके लिख लिया। उसके बाद में क्या है, ये प्लस का निशान है, ऐसे कैसा लिख दिया। आगे क्या है, आ, ल और य। अब देखिएगा इस प्लस के निशान के एक आगे और एक पीछे वर्ण कौन सा है, ये। इन दोनों में जब मेल होगा तो ये दोनों मिलकर के बनाएंगे आपका आ। अंत में क्या बचा, ल, य। शुरू में क्या था, दे, और व कैसा है, हलंत के साथ, मतलब आधा है, इसमें स्वर रहित है। और जब इसमें स्वर जुड़ेगा तो आपका क्या बनेगा, व में आ जुड़ेगा तो क्या, व। समझ में आई। ये सारी बातें मैं आपको वर्णमाला में भी बता चुका हूं, तो ध्यान रखिएगा। संधि में सदैव दो वर्ण मिलते हैं, कभी भी दो शब्द नहीं मिलते हैं। तो ये आपको पहली बात, आसान सी बात मैंने आपसे बताई है। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं, देखिएगा। अब हम इस संधि को कई प्रकार से, कई आधार पर बांटकर पढ़ाता हूं। देखिए एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। आज केवल संधि का इंट्रोडक्शन होगा अच्छी तरह से। अगर आपको समझ नहीं आता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। मैं उस चीज को आपको अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन यहां पर करके बताऊंगा। आपके कई बार जितना पढ़ाऊंगा उसको आप एग्जाम्पल लगाइएगा। जहां अटकोगे तुरंत मुझे मैसेज करिएगा, तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपके अगली क्लास में उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको संधि को बांट करके पढ़ाता हूं। यह है सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा टॉपिक है आज का संधि। अब इस संधि को मैं आपसे कई प्रकार से बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस संधि का क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम शाब्दिक अर्थ। तो आपको पता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ अभी अभी बताया मैंने। संधि का शाब्दिक अर्थ आप कहिएगा मेल। इसी संधि के शाब्दिक अर्थ को हम जोड़ भी कह सकते हैं, संधि को हम समझौता भी कह सकते हैं, संधि को हम संयोग भी कह सकते हैं। मेल कहें, जोड़ कहें, योग कहें, समझौता कहें, मित्रता कहें, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे संधि के क्या हुए, ये सारे के सारे जो है वो संधि के शाब्दिक अर्थ आते हैं। तो सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि संधि के शाब्दिक अर्थ। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि संधि की परिभाषा। तो परिभाषा आसान सी है, अभी अभी मैंने बताई कि जब दो वर्ण मिलते हैं, दो शब्द नहीं बल्कि जब दो वर्ण मिलते हैं, जब दो निकटवर्ती वर्ण मिलते हैं, उनके मेल से जब विकार होगा, विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, वही क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अब आएगा संधि का लक्षण। देखिएगा संधि का लक्षण क्या है। अब संधि का सदैव लक्षण कभी ये ऐसा नहीं होता कि शब्द मिलते हैं। संधि में लक्षण की तरफ हम जब चलेंगे, तीनों संधि, जब इसके तीन भेद बताऊंगा उस समय तीनों के अलग अलग बताऊंगा। अभी सिंपल सा ये समझिएगा कि संधि के लक्षण ये हैं कि जब दो वर्ण मिले, जब दो वर्ण मिलते हैं तो वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। आसान सी बात। अब एक बात यहां से वर्णों की एक बात और समझिएगा कि ये पहला वर्ण है। मान लीजिएगा राम पहला वर्ण है। उसके बाद में मैं कहूं कि राम नहीं, एक और देते हैं, राम प्लस ईश्वर। मान लीजिएगा
राम प्लस ईश्वर। तो यहां से एक बात समझिएगा कि जो पहला शब्द है आपका, जो आपका पहला शब्द है, इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना है आपने, सिर्फ पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और जो अंतिम वर्ण है या दूसरा शब्द है, इस दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर परिवर्तन होने वाला है। मतलब कि दो वर्ण मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, ये प्लस का निशान, इससे जो बाद वाला शब्द होगा उस शब्द का पहला वर्ण, और जो इससे पहले होगा उस शब्द का आखिरी वर्ण जो होगा, इन दोनों में परिवर्तन होता है सदैव। ये संधि का होता है क्या, लक्षण। तो ये बात समझ में आई। अब मैं आपसे बात करता हूं, इतनी सी बात समझ में आई, चली गई, इसको हटा देते हैं। आगे मैं बात करता हूं आपसे कि संधि जो है, इस संधि शब्द का, ये संधि लिखा, इस संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, हमने बताया कि मेल जोल। उसके बाद मैंने कहा कि इस ये जो संधि शब्द है, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं पहले बताता हूं, देखिएगा, संधि शब्द के अगर मैं निर्माण की तरफ चलूं तो इसका निर्माण होता है सम प्लस धी। सम प्लस धी, ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। सम, उपसर्ग और धी। देखिएगा, सम प्लस धी जब मिलेगा तब क्या बनेगा, संधि बनेगा। और एक बात और भी समझ लीजिएगा आप, अगर आप ये एग्जाम में ऐसा पूछा गया कि इस संधि में कौन सी संधि है, संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिएगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहां पर है व्यंजन संधि, सम प्लस धी व्यंजन संधि, ठीक है। तो अगर इसका शब्द का निर्माण पूछा जाए तब भी ध्यान रखना है, जब व्यंजन संधि आएगी तब मैं इसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी इतना समझिएगा कि संधि शब्द का निर्माण कैसे होता है, सम प्लस धी, सम प्लस धी। अब मैं बात करता हूं एक और, अगर इसी संधि की मैं बात करूं आपसे कि संधि को जब जब दो वर्ण मिलते हैं तो वो संधि कहलाता है, लेकिन उनको तोड़ना क्या कहलाता है, तो तोड़ना क्या कहलाता है, जब संधि में दो वर्णों को अलग अलग करते हैं, तोड़ते हैं, अलग अलग लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। उसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। तो ये आसान सी बात थी, संधि विच्छेद। जब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तब वो कहलाता है संधि विच्छेद। आसान बात। और आखिरी बात यहां से समझिएगा कि अगर मैं आपसे आखिरी बात इसकी समझाने चलूं कि इसके भेद कितने हैं, संधि के भेद कितने हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब बात करता हूं संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं। तो 3 भेद में सबसे पहला कौन सा होता है, स्वर संधि। दूसरा कौन सा होता है, व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा होता है, विसर्ग संधि। तो संधि जो है, इस संधि के 3 भेद हैं। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा कौन सा, विसर्ग संधि। आसान सी बात है। उसके बाद मैं और भी चर्चा करूंगा, लेकिन इतनी सी बात आप लोग समझ लीजिएगा। संधि को, संधि शब्द को मैंने बताने के लिए आपके सामने 6 ऑप्शन रखे। सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है कि संधि का मतलब है मेल, संधि का मतलब है जोड़, संधि का मतलब है समझौता, संधि का मतलब है योग, संधि का मतलब है संयोग। बहुत से इसके अर्थ हो सकते हैं, मित्रता। ये सारे के सारे जब प्राचीन समय में जाएंगे आप, मध्यकाल में, उसके बाद आधुनिक में चलेंगे, तो उस समय संधि का मतलब था कि दो राजा महाराजा संयोग करते थे, मेल करते थे, मित्रता करते थे, समझौता करते थे। तो संधि को आप किसी भी अर्थ में ले सकते हैं। समझ में आई पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई कि परिभाषा क्या है, दो वर्णों का मेल, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। लक्षण क्या है, लक्षण सदैव एक बात ध्यान रखिएगा, प्लस के निशान से पहले वाला वर्ण और प्लस के निशान के बाद वाला वर्ण जब मिलता है तब वो क्या कहलाएगा, संधि। अब संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, पिछले एग्जाम से आप उठा के देखिएगा, वहां आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सम प्लस धी, सम प्लस धी से क्या बनता है, संधि बनता है, व्यंजन संधि है। इस शब्द के निर्माण में यहां पर कौन सी संधि है, यहां पर भी आपकी व्यंजन संधि है, जो कि मैं आपको अगली वीडियोस में कराता चलूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका संधि शब्द को तोड़ेंगे तो सम, तो क्या कहलाएगा, संधि। जब ये संधि शब्द को तोड़ करके सम प्लस धी लिखेंगे तो वो कहलाएगा संधि विच्छेद, ठीक है। आखिरी बात ये कि संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा आपका क्या आता है, विसर्ग संधि आता है। तो ये आसान सी बात थी। अब इसमें आगे चलिएगा। अब इसमें एक बात और देखिए, देखो हमने संधि के 3 भेद बताए, तीनों भेदों की चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं तीनों भेदों की चर्चा करता हूं। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, क्योंकि आपकी क्लास
शुरू होने से पहले, संधि शुरू करने से पहले मैं इसका पूरा आपको पृष्ठभूमि तैयार करता हूं ताकि आप लोग इसमें से कहीं भी फंसे ना आगे चल के। ठीक है, सबसे पहली बात करता हूं कि संधि में पहला भेद कौन सा आता है। सबसे पहला आपका आता है स्वर संधि। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात कौन सी होती है, दूसरा आपका आता है व्यंजन संधि। तीसरा भेद कौन सा है, विसर्ग संधि। तो समझिएगा मेरी बात को, सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा कौन सा है, विसर्ग संधि। एक एक करके तीनों की बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं स्वर संधि की, तो स्वर संधि कभी भी संधि करेंगे तो ये प्लस का निशान बीच में लगा मिलेगा। अब स्वर संधि की खास बात होती है कि इस स्वर संधि में सदैव, स्वर संधि में सदैव ये प्लस का निशान जो है, इससे पहले भी क्या होगा, स्वर होगा, इसके बाद भी क्या होगा, स्वर होगा। मतलब कि जब केवल और केवल दो स्वरों का मेल होता है, जब दो स्वर मिलते हैं, जब दो स्वर मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। उसके बाद सिंपल सी बात को ध्यान रखिएगा, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली संधि कौन सी है, स्वर संधि है। एक एक करके हम इसके नियमों पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले इतना सा समझिएगा कि भाई दो स्वरों का मेल क्या कहलाएगा, स्वर संधि। दूसरी बात करता हूं मैं व्यंजन संधि की। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, यहां दो स्वर मिले, यहां पर दो क्या मिलेंगे, व्यंजन। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि जब दो व्यंजनों का मेल हो, जब दो व्यंजनों का मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। अब एक बात और समझिएगा इसमें कि दो व्यंजन तो मिले, लेकिन अगर किसी व्यंजन का मेल, अगर किसी व्यंजन का मेल किसी अन्य स्वर से हो जाता है, किसी व्यंजन का मेल किसी अन्य स्वर से हो जाता है, तब भी कौन सी संधि रहेगी, व्यंजन संधि रहेगी। मतलब कि दो व्यंजन जुड़ेंगे तब भी व्यंजन संधि। एक व्यंजन के बाद पहले वाला व्यंजन हो, बाद में स्वर हो, तब भी कौन सी जुड़ेगी, तब भी व्यंजन संधि जुड़ेगी। और तीसरी बात और भी है कि जब स्वर का मेल, जब किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन से होता है, जब किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन से होता है, तब भी वो क्या होती है, तब भी वो आपकी व्यंजन संधि होती है। समझ में आई। दूसरी बात समझ में आई। तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि समझने से पहले हम पढ़ेंगे विसर्ग क्या होता है। तो देखिएगा, अगर आपको याद हो तो मैंने जब हिंदी वर्णमाला पढ़ाई थी तो उस समय आपसे कहा था कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है, ये मैं बता चुका हूं आपको। सबसे पहला अनुस्वार और दूसरा कौन सा होता है, विसर्ग। सबसे पहला अनुस्वार और दूसरा कौन सा होता है, विसर्ग। अनुस्वार में अंग की मात्रा ऊपर लगती है और विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग में पीछे 2 बिंदु लगते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विसर्ग। जैसे मैं आपसे कहता हूं अतः, तो पीछे जो 2 बिंदु लगे हैं इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इन्हीं को हम कहेंगे विसर्ग। तो ये बात आपने समझे। सबसे पहले विसर्ग संधि समझने से पहले हमने समझा है विसर्ग को, और अगर आपके समझ में विसर्ग आ गया है तो हम बात कर लेते हैं फिर विसर्ग संधि की तरफ। चलिएगा बात कर लेते हैं। यहां पे हम बात करेंगे चलिएगा। देखिए, अब हमने कहा कि जब 2 स्वर मिले तो स्वर संधि, एक व्यंजन का मेल दूसरे व्यंजन से हुआ तो व्यंजन संधि, या एक तरफ व्यंजन हो दूसरी तरफ कोई स्वर हो या व्यंजन हो तो विसर्ग, व्यंजन संधि। उसके बाद तीसरी बात है आपकी कि विसर्ग संधि। अब मेरी बात समझिएगा कि जब किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर से हो तब भी विसर्ग संधि, और दूसरी कंडीशन इसमें होती है कि जब किसी विसर्ग का मेल किसी व्यंजन से हो जाए, किसी व्यंजन से हो जाए, तब भी वो कौन सी संधि रहेगी, तब भी वो आपकी विसर्ग संधि रहेगी। मतलब कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए तो सदैव व्यंजन विसर्ग संधि रहेगी। आसान सी बात। ये तीनों बातें मैंने आपको संधि पढ़ने से पहले बताई है, क्योंकि पूरी संधि में हम शुरू से लेकर के आखिरी तक जब पढ़ते चलेंगे, सबसे पहली बात तो पहचानना जरूरी है, क्योंकि आपने पता तो होना चाहिए कि कौन सी संधि है। और सिर्फ इन 6 नियमों के द्वारा ही आप बता सकते हैं कि ये स्वर संधि है, ये विसर्ग संधि है, ये व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है। सारी बातें आप केवल इन 6 बिंदुओं के द्वारा बता सकते हैं। सबसे पहले ये
3 ये और 2 ये, इन 6 नियमों से ही आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। उसके बाद करना शुरू करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, संधि शुरू करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं कि आपने किताबों में देखा होगा संधि को 2 तरह से लिखते हैं। हम भी बहुत बार बोर्ड पे लिखते हैं, संधि को दोनों तरीके से लिखते हैं। दोनों शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं तो देखिएगा। सबसे पहले तो हम लिखते हैं संधि को ऐसा, ये आपने किताबों में भी देखा होगा। और दूसरा जो संधि शब्द होता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये सही है ये शब्द सही है, दोनों शब्दों में से सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि शब्द कौन सा सही है। और अगर हम शब्द सही की तरफ चलते हैं तो बताइएगा संधि ये पहले वाला शब्द सही है या दूसरे वाला। बहुत बार, क्योंकि ऐसा किताबें आपको सिर्फ बता सकती है, समझा नहीं सकती है। किताबें जो हैं वो आपको सिर्फ बता सकती है नियमों को, लेकिन समझा नहीं सकती है। तो देखिएगा, समझिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि दोनों ही सही है, दोनों ही शब्द जो हैं वो सही है। अगर आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आए, चारों ऑप्शन में से कोई एक लिखा मिलेगा तो आप उसको सही कर सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन अगर कई बार ऑप्शन में आ जाए ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन में हो, तब क्या करेंगे? क्योंकि आसान सी बात है, अगर एक आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बात करता हूं, अगर ऑप्शन में ए बी सी डी में 2 ऑप्शन में एक में ये लिखा मिले और दूसरे ऑप्शन में ये लिखा मिले, तब आप क्या करेंगे? तो देखिएगा, मैंने आपसे जब हिंदी वर्णमाला पढ़ाई थी तो उसकी आखिरी क्लास में ये सब बातें बताई थी, शब्द का बताया था, अमानक शब्द बताया था, ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूं। तो आप अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सही कौन सा होगा? हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये सही होगा, संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए ये सही होगा। सही है कि नहीं? तो इतनी समझ में आई बात। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं। देखिए, मैं आपसे पहले बताता हूं, हिंदी जो है 343, ये दूसरी क्लास में मैंने बताया था, जब हमारी हिंदी भाषा परिचय की दूसरी क्लास हुई थी, कि मैंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 343 1 भाग 1 में ये लिखा है, 343 में लिखा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, साथ साथ में देवनागरी हमारी लिपि रहेगी। उसी संविधान वाली क्लास में मैंने बताया था कि ये शब्द है, ये हिंदी में इसे मानक रूप कहा जाता है, इसे हम प्रचलित रूप कहते हैं, हिंदी में इसे हम शुद्ध रूप कहते हैं। एक बात और कि अगर आपसे कहा जाए कि संवैधानिक रूप कौन सा है, तो संवैधानिक रूप हिंदी का कौन सा है? ये शुद्ध माना है। हिंदी निदेशालय के अनुसार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार भी हमारा शब्द कौन सा सही रहेगा? ये शब्द सही रहेगा। अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो आप प्रायोरिटी पहले शुद्ध कौन सा रहेगा? हिंदी में ये रहेगा। तो ये तो सारी बातें मैंने आपको बताई है, ये सारी बातें तो मैंने आपको बताई है, सिर्फ और सिर्फ किस पे आधारित? सिर्फ और सिर्फ संधि शब्द पे आधारित। संधि अभी तक शुरू नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी बातें आपको इतनी सी जानकारी होनी चाहिए, तब आप संधि की तरफ आगे पैर बढ़ा सकते हैं। अगर ये बेसिक चीजें अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप संधि पढ़ने से पहले ही अटक सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, वो सदैव याद रहेंगी। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के बजाय 1-2 सीढ़ियां जंप करके पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें छूट जाती है, बेशक छोटी चीजें हो या बड़ी चीजें हो। और एग्जाम ये कभी नहीं देखता है कि छोटी गलती है कि बड़ी गलती है, वहां तो सही है या फिर गलत है। तो आपने कभी भी स्किप करने की कोशिश ना करें, बारीकियों पर पूरी तरह से आपने बात करनी है। क्योंकि एग्जाम, मैंने बताया, एग्जाम में ये नहीं होता है कि इसने छोटी सी गलती करी है उसने बड़ी गलती करी है। एग्जाम में तो गलती का मतलब है नंबर कटेंगे, सही का मतलब है नंबर मिलेंगे। तो आपने पूरी तरह से बारीकियों को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो अब मैंने आपसे बताया संधि के बारे में, मैंने आपसे बताया कि स्वर संधि सबसे पहली संधि होती है। इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी कि स्वर संधि जो है अगर मैं आपसे बात करूं कि स्वर संधि जो है, स्वर संधि पे मैंने आपसे चर्चा करी थी कि स्वर संधि का मतलब है कि जब दो, पहले अब एक एक भेद की तरफ चलेंगे। सबसे पहला संधि का भेद कौन सा आता है? स्वर संधि। देखिएगा, अब पहले भेद की तरफ चलेंगे, बेसिक चीजें हमारी समझ में आई। अब बेसिक चीजें समझने के बाद आज की जब क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे?
सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। समझ में आई ना? और समझ में आई तो एक बात और बताइएगा, स्वर संधि के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था? स्वर संधि के बारे में मैंने आपसे कहा था कि जब दो स्वरों का मेल होता है तो क्या कहलाता है? स्वर संधि। अब इस स्वर संधि को जब हम पढ़ेंगे तो इसको भी कुछ भागों में बांट करके आपको, ताकि ये सब जो आपके सामने बना करके डायग्राम के थ्रू समझाया जाता है, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि आप उस चीज को गहराई से, आप उस चीज को कई टुकड़ों में बांट करके पढ़ते हैं, एक एक करके उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी क्या पढ़नी है? सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा पढ़नी है। समझ में आई बात? सबसे पहले स्वर संधि की जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात, जब दो निकटवर्ती स्वरों का मेल होता है तो वो क्या कहलाता है? तब वो क्या कहलाता है? हमारा स्वर संधि कहलाता है। तो देखिएगा, एक आपके सामने एक आसान सा मैं रखता हूं एग्जांपल। मान लीजिएगा मैं कहता हूं कि विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो देखिएगा प्लस का निशान है, इससे एक वर्ण आगे और एक वर्ण पीछे ही हमारा परिवर्तन होने वाला है। भाई इससे एक वर्ण आगे और एक वर्ण पीछे ही तो परिवर्तन होगा। अब यहां परिवर्तन हुआ तो य में आ है, भाई या को हम य प्लस आ कर सकते हैं, और आगे है आ। तो जब दो यहां पर दो स्वरों, अरे भाई पहले प्लस के पहले भी क्या है? ये आ, और बाद में भी क्या है? आ भी स्वर है और आ भी स्वर है। तो जब दो स्वर मिलेंगे, जब दो स्वर मिलेंगे तो वो कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। तो हम इस शब्द को क्या लिख सकते हैं? हम इस शब्द का संधि करके क्या लिखेंगे? विद्यालय। क्या लिखेंगे? विद्यालय। आसान बात, आसान बात समझ में। तो ये बात आपने समझनी है। उसके बाद समझिएगा मेरी बात को आगे, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा, पहली बात पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अब दूसरी बात। दूसरी बात क्या है कि अब इसी संधि के, स्वर संधि के ही लक्षण में मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले इसका पहला भी और बाद वाला भी दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों होने चाहिए स्वर। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ये बात मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं। और इतनी बात समझने के बाद जो आपने इस संधि से संबंधित विशेष बात समझनी है, जो इस संधि से संबंधित आपने विशेष बात समझनी है। विशेष बात क्या होती है? विशेष बात क्या होती है? तो देखिएगा, विशेष बात की मैं बात करूं तो मैंने कहा कि मैं परिभाषा में कह दिया स्वर का मेल स्वर से हुआ, स्वर संधि कहलाई। स्वर का मेल स्वर से आगे पीछे पहले स्वर मिलेंगे तो वो कहलाएगी स्वर संधि। अब मैं आपसे बात करता हूं विशेष बात की। जब तरफ चलते हैं तब बात ये आती है कि हमारी जो विशेष बात है इसमें ये रहेगी कि भैया ये जो हमारे स्वर है ना, ये स्वरों के दो रूप होते हैं। जो स्वर है उन स्वरों के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। दो रूप कैसे होते हैं? पहला तो होता है मूल रूप। स्वर का पहला रूप कौन सा होता है? मूल रूप। और दूसरा स्वर रूप कौन सा होता है? मात्रा रूप। भाई सबसे पहले आप जब भी स्वरों को, ये आसान बात है, बस ये आप समझ, इसको स्पीडली पढ़ लेते हैं तो आप इनको गहराई में नहीं जा पाते। तो समझ लीजिएगा कि जब हम पढ़ेंगे स्वर होते हैं, स्वर के रूप कितने होते हैं? स्वर के सदैव दो रूप होते हैं। सबसे पहली बात कौन सी है? सबसे पहली बात यह है कि स्वर का पहला मूल रूप। मूल रूप मतलब कि जो उसका रूप है। जैसे मैं आपसे कहूं अ, ये अ का मूल रूप है। हम कहें आपसे आ, ई, दीर्घ ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, ये स्वरों के मूल रूप है। ये जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे स्वरों के मूल रूप है। इस बात को समझ लीजिएगा। और मैं अगर इसी की मात्राओं की तरफ चलूं, अगर मैं इसी की मात्राओं की तरफ चलूं तो मात्रा अ की मात्रा नहीं होती है, लेकिन इसी ये अमात्रिक में मैंने बताया था। ये आपको देखिए, एक कड़ी दूसरी कड़ी से सदैव रिलेट करती है। हिंदी एक ऐसा विषय है, हिंदी एक ऐसा विषय है जहां पर एक विषय दूसरे विषय पर आधारित है। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले वर्णमाला, फिर संधि, फिर हम पढ़ेंगे छंद, ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आए। अ वर्ण को उदासीन कहा गया है, क्यों? क्योंकि इसका रूप दृश्य नहीं होता है, सिर्फ लेखन रूप होता है। दूसरी बात, अ को अमात्रिक कहा गया क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है। तो ये बात दोबारा से आई, संधि में भी आई ना काम। आ की मात्रा को हम ऐसे लगाते हैं, ई की मात्रा ये, दीर्घ ई की मात्रा ये, छोटे ऊ की मात्रा ये, दीर्घ ऊ की मात्रा ये, री की मात्रा, ए की मात्रा,
अय की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो ये जो है हिंदी में जितने भी आपके स्वर आते हैं, स्वरों के दो रूप होते हैं। सबसे पहला मूल रूप, दूसरा आपका कौन सा होता है, मात्रा रूप होता है। समझ में आई? अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि इसके अगर भेद की बात करूं, बस संधि के कितने भेद हैं? संधि के तो हुए हमारे 3 भेद। संधि के हमारे हुए 3 भेद, जिसमें सबसे पहला भेद है स्वर संधि, जिसको हमने पढ़ना अब शुरू किया है। तो इसी प्रकार से जो हमारी स्वर संधि होती है, इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, संधि के 3 भेद और स्वर संधि के 5 भेद। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं, विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं। वे विसर्ग संधि और व्यंजन संधि नियमों पे आधारित होती है, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। बात कर लेता हूं पांचों भेदों के ऊपर। देखिएगा, पांचों भेदों की अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो सबसे पहला भेद कौन सा है? सबसे पहला संधि का, स्वर संधि का जो भेद है, स्वर संधि का सबसे पहला भेद कौन सा आता है? सबसे पहला आता है आपका दीर्घ संधि। सबसे पहला आपका कौन सा आता है? दीर्घ संधि। दूसरा हमारा कौन सा आता है इसी का भेद? दूसरा हमारा आता है गुण संधि। ये संधि के भेद हैं, स्वर संधि के भेद हैं। दूसरा हमारा आता है गुण संधि। तीसरा हमारा कौन सा आता है? वृद्धि संधि। कौन सा आता है? वृद्धि संधि। 4 नंबर पे कौन सा आता है? 4 नंबर पे आता है हमारा यण संधि। यण संधि। और 5वां हमारा कौन सा होता है? 5वां हमारा होता है अयादि संधि। तो ये मैंने आपसे बताया कि जो हमारी संधि है, उस संधि के कितने भेद हुए? संधि के भेद हुए 5। संधि के भेद हुए 5। स्वर संधि के भेद हुए 5। और संधि की अगर मैं बात करूं तो संधि के भेद होते हैं 3। इन सारी बातों पर अगर चर्चा हो गई है, तो स्वर संधि हमने शुरू करी थी, 5 भेद हुए। सबसे पहले एक एक भेद की तरफ हम चल करके एक एक भेद को हम पढ़ते हैं। चलिएगा, ये आपका आय संधि में। उसके बाद में आपके 5 भेद आए। सबसे पहले दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, 5वां आपका आता है अयादि संधि। देखिएगा, आपने रटनी नहीं है कुछ भी, आपने कुछ भी रटना नहीं है। ऐसा तरीका बताएंगे कि इसके बाद आप भूल नहीं पाएंगे। सिंपल सी है। आज की क्लास के बाद कल की क्लास में मैं आपको सारे एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास में हम केवल और केवल दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। केवल और केवल किसको पढ़ेंगे? दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा बात कर लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। देखिएगा, दीर्घ संधि जैसा कि नाम से ही है, नाम से ही पता है आपको दीर्घ। बस दीर्घ शब्द का अर्थ क्या होता है? जो आपके सामने लिखा है दीर्घ शब्द, इस दीर्घ शब्द को दीर्घ संधि से पहले पढ़ने से पहले तो आप दीर्घ शब्द को पढ़िए ना। बस दीर्घ शब्द का मतलब क्या होता है? ये आपका दीर्घ शब्द है। इस दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। मतलब कि जो दीर्घ संधि है आपकी, दीर्घ संधि में सदैव बड़े वाले वर्ण का निर्माण होता है। यानी कि जो आपके दीर्घ स्वर मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से स्वर बांटे थे। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा संधि स्वर और तीसरा हमने प्लुत स्वर बांट लिया था। संधि स्वर के 2 भेद करे थे। सबसे पहले हमने कहे थे कि जब 2 सजातीय मिलते हैं तो आपका दीर्घ स्वर बनता है, जब विजातीय मिलते हैं तो आपका संयुक्त स्वर बनता है। तो वही आपने याद करना है, दिमाग में याद करिएगा। 3 स्वर मैंने बताया था आपसे कि जो दीर्घ स्वर है कौन कौन से? सबसे पहले दीर्घ आ, दूसरा ई, दीर्घ आ नहीं, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। ये 3 जो स्वर है, ये मैंने आपसे बताए थे कि भैया ये जो 3 स्वर है ये दीर्घ स्वर है। और इन दीर्घ संधि में, इस दीर्घ संधि में भी इन्हीं तीनों वर्णों का निर्माण होता है। लेकिन कब? पहले डेफिनेशन देख लीजिएगा। डेफिनेशन में ऐसा लिखा है कि जब कोई ह्रस्व स्वर, देखिएगा मैं आपको बताता हूं। डेफिनेशन में ऐसा लिखा है कि जब कोई ह्रस्व स्वर या कोई दीर्घ स्वर, उधर ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ते चलिएगा, मैं लिखता हूं कि ऐसा लिखा है कि जब कोई ह्रस्व स्वर या कोई दीर्घ स्वर किसी अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलता है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलता है, तो सदैव निर्माण किसका होता है? सदैव निर्माण होता है दीर्घ स्वर का।
सदैव निर्माण किसका होता है? दीर्घ स्वर का। तो ये एक इक्वेशन है बस, एक इक्वेशन है बस केवल दीर्घ संधि में। एक इक्वेशन याद रखिएगा कि जब किसी ह्रस्व का मेल चाहे ह्रस्व से हो या ह्रस्व का मेल दीर्घ से हो या दीर्घ का मेल ह्रस्व से हो या दीर्घ का मेल दीर्घ से हो तो सदैव बनेगा क्या? सदैव दीर्घ बनेगा। अब इसको समझ लीजिएगा। अगर मैं आपसे इसको समझाने की बात करूं, देखिएगा ह्रस्व स्वर की बात करता हूं, हमारा अ ह्रस्व है कि नहीं? अब इस अ का मेल भी ह्रस्व से हो तो अ का मेल किससे हो गया? अह्रस्व से ही हुआ। इसी अह्रस्व का ही मेल, आसान बहुत धीरे बता रहा हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ ले, इसी ह्रस्व का मेल हमारा दीर्घ से हो गया, दीर्घ हमारा ये हो गया आ, हुआ कि नहीं? आसान। अब इस दीर्घ का मेल हमारा ह्रस्व से हो जाए, ये हमारा लिखा है दीर्घ, दीर्घ है कि नहीं? इसका मेल ह्रस्व से हुआ, ह्रस्व मतलब छोटे वाला, दीर्घ मतलब बड़े वाला। तो आसान आपकी भाषा में है ये सब। या इसका मेल दीर्घ से हो जाए, मतलब कि जब दो आ या दोनों दीर्घ वाले मिलते हैं ऐसी अवस्था हो जाती है तो इन सब अवस्थाओं में जिसका निर्माण होगा वो सदैव कैसा रहेगा? वो सदैव कैसा रहेगा? दीर्घ स्वर रहेगा। और क्या ये दीर्घ है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ है। तो पहली इक्वेशन आपको ये समझ में आई, समझ में आई? समझ में आई। तो अब इसी की दूसरी, केवल आ तो होता नहीं है, अ ही तो होते नहीं है, उसके बाद में आपको दो बातें और बता देता हूं। इसी तरह से ई भी तो हो सकती है। अब मैं इसको एक लाइन में लिखूंगा, ये ह्रस्व स्वर हुआ ई, इसके बाद हम कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर, ये हो गया दीर्घ ई। इनका मेल किसी ह्रस्व, ये ह्रस्व हुआ, या किसी दीर्घ से हो, ये दीर्घ हो गया, इनसे हो जाता है तो सदैव निर्माण किसका होता है? सदैव निर्माण होता है दीर्घ स्वर का। मतलब ये दीर्घ स्वर हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? आसान बात है। इसी को आप आगे चल के ऊ का भी लिखिएगा। तो ये आपकी सारी बातें हैं, ये आपकी सारी बातें हैं। इन तीन वर्णों का निर्माण जो है वो कौन सी संधि में होता है? दीर्घ स्वर संधि में होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, दीर्घ संधि में सदैव ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल होता है। समझ में आई बात? समझ में आई तो चलिएगा अब मैं इसकी तरफ चलता हूं आगे। चलिएगा बात कर लेते हैं आगे। अ आ अ, क्योंकि ये नियम मैंने अभी आपसे बताया कि भाई ह्रस्व का मेल चाहे ह्रस्व से हो या इसका मेल किससे हो? दीर्घ से हो, तो सदैव कौन सी संधि रहती है हमारी? चलिएगा बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब आपके सामने लिखा है कि दैत्य प्लस अरि। अब ये एग्जाम में बहुत बार आया है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि आप लोग जहां पढ़ते हैं ना, आप लोग ट्रिक से पढ़ते हैं और सबसे पहले ही ऑप्शन में आपकी ट्रिक खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रिक वाले टीचर से पढ़ा है, ट्रिक वाली किताबों से पढ़ा है, वहां कहते हैं कि आधा तो जहां आएगा वो आपका यण संधि होगा। कहा जाता है, आपसे किताबों में लिखा जाए, किताबों में ट्रिक वाली पढ़ लेते हैं, ट्रिक वाले गुरुजी से पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं आपको भाई जहां आपको आधा त दिखाई दे, आधा व दिखाई दे, आपको वहां तुरंत आपने यण संधि कर देनी है, तो आपके गुरुजी यहां पर हो जाते हैं फेल। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आपके आते हैं, आया हुआ प्रश्न है। तो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं ट्रिक कुछ नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम में जब आती है तो ट्रिक सब फेल हो जाती है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपने कहा दैत्य प्लस अरि, तो क्या आप इस दैत्य प्लस अरि को ऐसा लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा दैत्य, दूसरा क्या लिखा? अरि। आसान से तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये आपने कुछ नहीं करना है, जो करना है वो इतना सा करना है कि सबसे पहले आपको पता है कि संधि में परिवर्तन कहां होगा? ये प्लस के निशान से एक वर्ण पहले और एक वर्ण इसके बाद यहां परिवर्तन होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो पहले वर्ण रहेगा उसमें से आपने स्वर और व्यंजन को अलग कर लेना है। इस य में से अगर मैं स्वर अलग करूंगा तो य में से कौन सा स्वर अलग होगा? अ। आसान बात, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको वर्णमाला में, पूरी वर्णमाला में यही बताया था, ठीक है। तो य में से अ अलग कर दिया। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है अरि। आगे क्या लिखा है? अरि। तो देखिएगा अब आपकी इक्वेशन आ जाती है कि अ में अ जुड़ता है तो क्या बनता है? आ बनता है। आ बनता है कि नहीं? अभी पिछले इक्वेशन में बताया था
क्या बनता है, आ बनता है, और आगे शुरू का सेम ऐसे का ऐसा। बहुत धीरे चल रहा हूं ताकि आप एक आधे को समझे, फिर मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं, ठीक है। आगे क्या बचा था, आ तो पहले जुड़ गया था, आगे बचा है रे। अब देखिएगा ये स्वर जाकर के य में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, या। अंत का जो बचा वो ऐसे का ऐसा, शुरू का जो बचा वो भी ऐसे का ऐसा। तो दैत्य प्लस अरि क्या बनता है हमारा, दैत्य प्लस अरि बनता है दैत्यारी। समझ में आई पहली बात। इसी प्रकार से दूसरा देह प्लस अंत, आसान सा। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके सामने आसान है, देह प्लस अंत क्या बनेगा बताइए, देहांत। सेम उसी नियम से देह प्लस अंत देहांत। उत्तम प्लस अंग, आसान आसान है इसलिए नहीं बताऊंगा, ये आसान आसान प्रश्नों को नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताओ। उत्तम प्लस अंग क्या बनेगा, उत्तमांग। क्यों, क्योंकि देखो मां में अ जुड़ा है और आगे भी अ है, तो अ जुड़ करके आ का निर्माण करेंगे, उत्तम प्लस अंग उत्तमांग। उसके बाद सूर्य प्लस अस्त, बहुत बार आपने देखा होगा ऐसा, तो सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त। समझ में आएगा। कुश प्लस आसन, आसन, कुश प्लस आसन कुशासन। आगे धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। आसान बात है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एक ऑप्शन एक मैं आपको विकल्प समझाऊंगा, उसके बाद सारे विकल्प आप खुद करिएगा। नहीं आता है कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, आसान से 6-7 आपके सामने ऑप्शन रखे थे, सेम इसी नियम पर लगे हुए हैं। ये सारे के सारे जो मैंने लगाए हैं, ये सारे के सारे इसके पहले नियम पर ही लगे हुए हैं, पहले नियम के अलावा कुछ नहीं है। देखिएगा यहां पर य में अ जुड़ा है, अ आगे है ही सेम। ह में क्या जुड़ा है, अ आगे अ है ही सेम। म में क्या है, अ आगे फिर से ये आपका आ जाता है, सेम वही बातें हैं, कुछ भी आपने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं है। दूसरी बात ये समझ लीजिएगा, जैसे जैसे नियम आपको चलाता है आपने उसी आधार पर आगे चलना है। समझ में आए ना, चलिएगा। एक दो और इसी पर आधारित प्रश्न है, फटाफट से करिएगा। इसी नियम पर, पहले नियम पर आधारित और भी कुछ आपके सामने ऑप्शन है। मैंने कहा था कि आपके लिए एग्जाम्पल बहुत लेके आऊंगा, तो एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे आपको। सबसे पहला है अन्य प्लस अभाव, बताओ क्या करोगे। सबसे पहले है अन्य प्लस अभाव, तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिएगा वही नियम, अन्य ऐसे कैसा है, आगे न में भी अ है और आगे भी अ है, तो अ और अ मिलकर के आ का निर्माण करेंगे, आ हो गया। आगे क्या है, भाव, सेम ऐसे का ऐसा, अन्य प्लस अभाव अन्नाभाव। पहली बात बताई। दूसरे में भी सेम ऐसा, ये दूसरे में ऐसा क्या है कि देखिए यहां पर भी अ जुड़ा है, यहां पर भी अ है, तो अ और अ जुड़ करके आ का निर्माण करते हैं। क्या लिख दें यहां पर दूसरे में, यहां पर अगर आ होगा तो ऐसा होगा। उसके बाद क्या है, जो बचा वो आप लिख दीजिए, स्वर्ण प्लस अवसर स्वर्ण अवसर। उसके बाद क्या लिखा है, यहां युवा आ, यहां पर क्या है आ, आगे है अ, तो आ में अ जुड़ेगा तो आ का निर्माण होगा, पिछले नियम में बताया था। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे युवा वस्था, युवा वस्था। आसान है, आसान है कि नहीं। आगे है नित्य प्लस आनंद, जहां मुश्किल होगा उसको मैं समझा ही दूंगा, बस आप लोग सिंपल सा समझ चलिएगा। अ और आ मिलेगा तो आ का निर्माण होगा, तो क्या लिखे हम इसको, हम करेंगे नित्य, अंत में है नित्यानंद। आसान बात है। अगला कौन सा है, वर्षा प्लस अंत, क्या लिखेंगे, वर्षांत। आसान सा सेम। आगे है जन्म प्लस अंध, जन्म प्लस अंध क्या आता है, जन्मांध। सेम वही के वही प्रश्न है सारे के सारे। उसके बाद सातवां क्या आता है, पुरुष प्लस अर्थ, तो यहां पर भी अ और यहां पर भी अ और अ मिलकर के दीर्घ वाले वर्ण का निर्माण करेंगे, मतलब आ का निर्माण करेंगे। तो पुरुष प्लस अर्थ पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ
पुरुषार्थ। आसान बात है, आसान बात है कि नहीं। तो इसी प्रकार से सारी स्वर संधि के नियम आते हैं आपके, इसी प्रकार से सारे नियम जो है वे आपके चलते हैं। समझ में आई ना बात। तो ये सारी बातें मैंने आपसे यहां से बताई है। उसके बाद चलिएगा बात करते हैं, उसके बाद मैं बात करूं आपसे स्व अधीन। देखिएगा ये आपके सामने नियम रहेगा, स्व प्लस अधीन क्या बनेगा इसका, इसके पहले का बनेगा स्व प्लस अधीन, तो स्वाधीन, स्व प्लस अधीन स्वाधीन। दूसरा क्या बनेगा, शस्त्र प्लस अस्त्र। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, शस्त्र प्लस अस्त्र। देखिएगा इसको समझा देता हूं। यहां पर मैं कहूं कि शस्त्र, आगे है अस्त्र, तो देखिएगा यहां पर सिर्फ परिवर्तन होने वाला है। त्र में अ है, आगे भी अ है, तो ये मिलकर के आ का निर्माण करेंगे। जो त्र में जुड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, यहां पर ऐसा होगा। जो बचा था सेम ऐसा लिखना है आपने, जो शुरू में था सेम ऐसा लिखना है। शस्त्र प्लस अस्त्र शस्त्रास्त्र। समझ में आई बात। तीसरा देखिएगा परम प्लस अणु परमाणु। आगे देखिएगा अधिक प्लस अंश, ये आसान है सारे के सारे, अधिकांश। आगे देखिएगा महा प्लस आशय महाशय। देख लीजिएगा इनको, आगे क्या लिखा है, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। समझ में आई बात, समझ में आई। आसान सारी बातें हुई, सारी आसान आसान सी बातें थी जो मैंने आपके सामने आज की स्वर संधि के पहले भेद में, पहले नियम में बताया है। आज के लिए मेरे हिसाब से काफी रहेगा। उसके बाद अगला नियम जो रहेगा उसको मैं आपके सामने अगली क्लास में लेके आऊंगा। इतनी सी बात आप लोग समझ लीजिएगा कि आपके एग्जाम में संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी भागने का, स्किप करने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जब आप स्किप करते हैं, एक आधी सीढ़ी छोड़ करके जाते हैं ऊपर, तो आपकी छोटी छोटी कुछ चीजें छूट जाती है। ठीक है, आप लोग अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी संधि नहीं कर पाते, इन्हीं के अलावा नहीं, ये केवल मैं आपको जितने नियम बताऊं, इतने एग्जाम्पल कराऊंगा बहुत, लेकिन इसके बाद भी कोई अगर आपको नियम परेशान करता है, कोई संधि परेशान करती है, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूंगा। ये मैं आपसे बताता हूं। ठीक है, कोई भी कहीं से भी पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुश्किल से मुश्किल बताइएगा। आगे आने वाली क्लास में मैं आपके सामने अपवाद भी लेके आऊंगा, क्योंकि आपसे ये सब अपवाद पढ़ाने जरूरी है, एग्जाम में आते हैं भाई अपवाद। ठीक है, तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। सिंपल सी बात मैंने आपको हल्की सी रिवीजन करी है। उसके बाद अगली क्लास में मैं आपसे मिलता हूं, जिसके जब तक के लिए अगली क्लास हमारी एक दिन बाद एक दिन होती है। कल की क्लास में आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिलती है। इसी प्रकार से अब आपके रूटीन में क्लासेस चलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों को शेयर कर दें अगर आपको चैनल पसंद आता है, अगर आपको समझ में आता है तो। उसके बाद में आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।